नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सुनीता हंसराज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। प्रदेश की जनता 3 दिसंबर को आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही है। वो ये उम्मीद कर रही है कि उनका एजेंडा पूरा होगा। हर 5 साल में चुनाव होता है और जनता ये उम्मीद करती है कि उनसे किए गए वादे पूरे होंगे, लेकिन अक्सर ये वादे पूरे नहीं हो पाते, बल्कि पुराने मुद्दों के साथ साथ नए मुद्दे भी खड़े हो जाते हैं। एनडीटीवी राजस्थान के खास कार्यक्रम में आपको रूबरू कराते हैं बीकानेर की जनता से। यहां हमने लोगों से उनका एजेंडा जानने की कोशिश की, साथ ही हमने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या है बीकानेर के 10 बड़े मुद्दे, लोगों का क्या कहना है। जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बोल राजस्थान बोल, क्या है एजेंडा। आज से 534 साल पहले राव बीकाजी ने बीकानेर शहर को बसाया। उससे पहले बीकानेर एक रेगिस्तान था और जांगल प्रदेश के नाम से इस इलाके को जाना जाता था। बीकाजी का ताल्लुक जोधपुर से था और जोधपुर में महज एक ताने की वजह से बीकाजी ने नया शहर बनाने की सोची और जोधपुर से उनका काफिला रवाना हुआ और बीकानेर, जो उस वक्त जांगल प्रदेश कहलाता था, वहाँ से आकर रुका। आज जो जगह बीकाजी की टेकरी कहलाती है, वहाँ पर उन्होंने अपना झंडा गाड़ा और धीरे धीरे बीकानेर पर करणी माता की कृपा होती गई और राव बीकाजी का शहर तरक्की करता गया, आगे बढ़ता गया। और धीरे धीरे ये जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये बीकानेर का किला है, ये जूनागढ़ के नाम से जाना जाता है और तब से लेकर आज तक बीकानेर ने बहुत तरक्की की है। लेकिन आज़ादी के बाद बीकानेर तरक्की के मामले में पीछे होता गया। एक ज़माना ये था, 1947 से पहले की बात है, कि जब दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम थी। हिंदुस्तान के दूसरे शहरों ने बिजली का नाम ही सुना था, बीकानेर में बिजली की लाइनें थी। लोगों ने रेल का नाम भी नहीं सुना था, बीकानेर में रेलवे लाइन थी, रेल चलती थी। टेलीफोन के बारे में जब लोग जानते नहीं थे, बीकानेर में टेलीफोन था। ये बीकानेर की अहमियत थी और ये तरक्की का जो सेहरा बनता है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी के सर पर जाता है। गंगा सिंह जी ने न सिर्फ बीकानेर को इलेक्ट्रिसिटी से, वाटर सप्लाई से, टेलीफोन से, रेल से अवगत करवाया, बल्कि बीकानेर में नहर लाने का क्रेडिट भी महाराजा गंगा सिंह जी को जाता है। लेकिन 1947 के बाद बीकानेर तरक्की की दौड़ में पिछड़ता गया। हालांकि बीकानेर डिविजनल हेडक्वार्टर है, डिवीज़न है, यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर बैठते हैं, यहाँ आईजी बैठते हैं, लेकिन बावजूद इसके दूसरे शहरों के मुकाबले बीकानेर पिछड़ा हुआ है। हम चलते हैं कुछ लोगों के पास और लोगों से बात करते हैं कि बीकानेर की तरक्की के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ की मेन समस्याएँ क्या हैं। बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करते हैं कि बीकानेर के जो भी इश्यूज़ हैं। सर, एनडीटीवी आपसे बात करना चाहेगा। बोल राजस्थान बोल प्रोग्राम है हमारा, तो हम बीकानेर से रिलेटेड बात करेंगे कि बीकानेर तरक्की की दौड़ में इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। देखिए, बीकानेर 534 वर्ष का युवा होता शहर है और इस शहर की सुध किसी भी सरकार ने नहीं ली। आने वाली सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि वे यहाँ पे मनोरंजन के साधन हो, यहाँ साफ सफाई हो, यहाँ एजुकेशन का स्तर सुधरे, यहाँ कई तरीके के लोगों को मार्गदर्शन मिले, बल्कि सरकारों ने यहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। और आप देखिए कि किस तरीके से बीकानेर शहर की अवहेलना होती रही है। ना किसी भी सरकार ने, यहाँ लोकल बॉडीज़ में आप चले जाइए, लोकल बॉडीज़ में बिना पैसे दिए हुए काम नहीं होता, तो उसका भी सुधार होना चाहिए। और इसके अलावा बड़ी समस्या क्या है? देखिए, बड़ी समस्या यहाँ एक तो ड्रेनेज की सबसे बड़ी समस्या है।
ड्रेनेज की समस्या है, हमारे रेल फाटकों की समस्या है, हमारे यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था समस्या है। यहाँ सड़कों की स्थिति ये है कि कई लोग कहते हैं कि एक सड़क अच्छी बताओ 1000 रुपये पाओ। तो ये समस्याएं जो आम व्यक्ति से जुड़ी हुई समस्याएं हैं और यह स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी में होता है। ये इनका और यहाँ पे एजुकेशन का स्तर भी अभी सुधारने की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटीज़ खोल दी लेकिन वहाँ शोध का कोई काम नहीं होता। और राजस्थानी की बात करें तो आप देखिए कि भाषा की भी बात नहीं होती। बहुत सी समस्याएं गिनाई। राजेंद्र जोशी साहित्यकार हैं, देश के जाने माने। इन्होंने कहा कि बीकानेर में समस्याएं बहुत हैं। सीवेज की बात की, रेल फाटक की बात की, एजुकेशन की बात की। आप लॉ से जुड़ी हुई हैं, कानून से जुड़ी हुई हैं। बीकानेर में क्या होना चाहिए? बीकानेर का काफ़ी डेवलपमेंट होना बाकी है और सबसे बड़ी समस्या तो रेल फाटकों की है, जो कि सोल्यूशन होना चाहिए, अंडर ब्रिज बनने चाहिए। आप देख ही रहे हो कितना ट्रैफिक का कितना व्यवस्था है। बिल्कुल ट्रैफिक यातायात की भी व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बीकानेर वासियों के लिए नहीं, संभाग वासियों के लिए भी हम काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं हाईकोर्ट बेंच की, जो कि अभी तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई है। क्योंकि आम जनता जहां गंगानगर से जोधपुर जाने के लिए 250-300 किलोमीटर का फासला तय करना होता है, तो एक आम नागरिक के लिए, एक गांव के नागरिक के लिए बहुत ही महंगा न्याय होता है तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो हमारी लंबे समय से मांग है कि बीकानेर में हाई कोर्ट की बेंच हो, जिससे आम नागरिक को सस्ता और शुल्क न्याय मिल सके। सर, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले बीकानेर को छोटी काशी उस समय से कह रहे हैं। छोटी काशी इसलिए नहीं कोई धार्मिक कारण, शिक्षा का जगत में बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हो। उस समय से महाराजा गंगा सिंह जी थे, चाहे डूंगर सिंह जी थे, उन्होंने प्रयास किया। बीकानेर में डूंगर कॉलेज नाम से एक बहुत बड़ी उन्होंने कॉलेज खोली थी, पूरे संभाग में सबसे बड़ी कॉलेज और वर्तमान में भी है। और उसके अलावा विश्वविद्यालय यहाँ पर खुला है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। लेकिन देखा जाए ना तो विश्वविद्यालय केवल महाराजा गंगा सिंह नहीं है, तकनीकी विश्वविद्यालय है, यहाँ पर उच्च अनुसंधान केंद्र भी है, यहाँ पर अपने वेटनरी कॉलेज भी है, यहाँ पर अपने जो दूसरे अन्य विश्वविद्यालय हैं। लेकिन मैं विशेष तौर से महाराजा गंगा सिंह की बात करना चाहता हूँ, जो संभाग कितना बड़ा विश्वविद्यालय है, लेकिन उसके अंदर आज भी शैक्षणिक और अशैक्षणिक पद नहीं है। कुछ एक पद है तो कुछ एक, वो तो ऊँट में जीरे के समान हुई बात ये, तो इससे काम नहीं चलने वाला। और आज वर्तमान में अधिकतर जो हम देखें ना तो पद वो सारे खाली पद हैं, और वो सारे के सारे पद क्या है कि अस्थायी जो व्याख्या था उनके आधार पर चल रहा है, अस्थायी अशैक्षणिक पद उनके आधार पर चल रहा है। तो यहाँ पर एक तो पद खुलने चाहिए, बढ़ने चाहिए। बीकानेर शिक्षा का हब था आज़ादी से पहले। महाराजा गंगा सिंह जी हो, महाराजा डूंगर सिंह जी हो, उन्होंने हमेशा एजुकेशन को बड़ी तवज्जो दी। लेकिन आज़ादी के बाद बीकानेर में शिक्षा के एतबार से पिछड़ता गया। हालांकि बीकानेर में 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वो सिर्फ एक एग्जामिनेशन सेंटर बनकर रह गए हैं। सर, ये एग्जामिनेशन सेंटर बनकर रह गए हैं, तो होना क्या चाहिए, कितना डेवलपमेंट होना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि यहाँ पे जो जैसा कि भी मांग की गई कि वो स्थायी पद हो, नए से नए विषय खोले जाए। और ये जो अभी पिछले कई सालों से समस्या आ रही है कि जो वाणिज्य शिक्षा है, उस शिक्षा की जो है वो बहुत बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि उन्होंने 6ठी से 10वीं तक की क्लास के बीच में जो है वाणिज्य शिक्षा पहले चल रही थी, बाद में बंद कर दी। तो इसके कारण से क्या है कि इस क्षेत्र में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके लिए जो टीचिंग और दूसरे क्षेत्र है वहाँ पे रोज़गार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। तो ये मांग लगातार चल रही है। और जो इंडिया की कॉमर्स एसोसिएशन है, उन्होंने राजस्थान सरकार को अपने पाठ्यक्रम बना के दिए हैं 6ठी से लेकर 10वीं तक के लिए, कि वहाँ पे अनिवार्य एक विषय के रूप में वाणिज्य को शुरू किया जाए। तो ये विषय शुरू होना चाहिए। बीकानेर के हिसाब से इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि बीकानेर के अधिकांश बच्चे जो है वो वणिक समाज से आते हैं, और वहाँ जो है वो जो वाणिज्य में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनको क्योंकि वो आगे वो सुविधा मिलती है पहले मिल नहीं पाती, इस कारण से उनका बैकग्राउंड वो नहीं रहता, और ये बहुत बड़ी समस्या आती है। और इस कारण से रोजगार की समस्या भी आती है। रोजगार की समस्या आती है क्यों? बीकानेर में
जो है कॉमर्शियल माइंड के लोग काफ़ी हैं और स्टूडेंट भी कॉमर्स को पसंद करते हैं। बीकानेर से हर साल बड़ी तादाद में सीए निकलते हैं, एमबीएज निकलते हैं, सीएस निकलते हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार की इस तरफ तवज्जो नहीं है कि ऐसा एक इंस्टीट्यूट बीकानेर में हो जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स का ख्याल रख सके। रोज़गार की बात हुई, आप क्या कहेंगे रोज़गार के लिए? सर हम यही चाहते हैं कि हम तो टूरिस्ट से जुड़े हुए आदमी हैं और रिक्शा चलाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे शहर में की जो सड़कें हैं उनके हालत है उनको सुधारा जाए। और वहाँ पे इतनी गंदगी रहती है शहर के अंदर, जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हैं। कोई भी टूरिस्ट वहाँ जाता है तो वो यही कहता है कि यार आपकी हवेलियाँ बहुत सुंदर है, आपका शहर बहुत सुंदर है, लेकिन आपके जो बीच में रास्ते में जो कचरा पड़ा है, ये एक दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ सफाई इतनी रखते नहीं है। शहर में इतने पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ग्रेजुएशन रहते हैं, और इतनी बेहतरीन हवेलियाँ हैं कि लोग दूर दूर से प्रशंसा करते हैं देखने के लिए। हर दिन वहाँ पे टूरिस्ट जाता है, फॉरेनर जाता है, इंडियन जाता है, यहाँ का अपना सूरतगढ़ में ये गुजराती, मराठी, बंगाली, हर जगह के टूरिस्ट आते हैं। तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि वहाँ पे साफ़ सफाई हो और जिस रोडों से टूरिस्ट निकलता है वहाँ पे बिल्कुल एकदम रोड साफ़ सुथरे हों। तो यही हम लोगों की डिमांड है कि भी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट बढ़े और हम बीकानेर को टूरिस्ट हब बनाना चाहते हैं कि भी यहाँ टूरिस्ट बढ़ेगा तो हम लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा। जितना टूरिस्ट आएगा तो रोज़गार बढ़ेगा, गाइडों का बढ़ेगा, हम रिक्शे वाले हैं उनका बढ़ेगा, तो सबको कोई न कोई सुविधा मिलती रहेगी सर, हम यही चाहते हैं। ये होना चाहिए। आज 35 साल हो गए मेरे को चलते हुए, लेकिन टूरिस्ट ऑफिस से हमें कोई बेच नहीं दिया, न कोई टोकन दिया कि ये टूरिस्ट लैंड में चलते हैं। यहाँ तक कि हम समझाते हैं ना टूरिस्ट को, तो टूरिस्ट पुलिस वाले उस टाइम में मना करते थे, आप नहीं चल सकते साथ में, हम नहीं चलेंगे, कौन सेफ्टी करेगा। फिर एप्लीकेशन दी तब टूरिस्ट डिपार्टमेंट वालों ने बोला नहीं आप समझा सकते हो, पहले मना कर दिया था। ये समस्या। आप क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ, 35 साल हो गए मेरे को। 35 सालों से साहब ऑटो चला रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो भी टूरिस्ट हैं उन्हें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि टूरिस्ट को गाइड की ज़रूरत होती है। अगर उन्हें गाइड नहीं करेगा तो बीकानेर में टूरिस्ट आएंगे कब? तो इनका ये कहना है कि कम से कम ऑटो वालों को भी ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो टूरिस्ट को गाइड कर सकें। बीकानेर में सर आप देख सकते हैं कि आपके जो सामने सूर सागर है वो एकदम सूखा पड़ा है। उसमें जब यहाँ वसुंधरा सरकार आई थी, जब इसको एकदम अच्छे से साफ़ करके इसको अच्छे से बनाया गया था, जो उससे पहले भी बहुत मुख्यमंत्री आए थे वो सब हार गए थे, कोई भी काम ढंग से नहीं हुआ था। आज यहाँ देख सकते हैं इतना अच्छा बनाया था। उसके पास ही सेल्फी पॉइंट बनाया था, उसका नाम है मारो प्यारो बीकानो। उसमें जब बना था जब तो उसमें लाइटिंग थी, सब उसको तोड़ दिया गया है, ना उसमें लाइटिंग जलती है, और उसके पास जो लाइटिंग है वो भी सब ख़राब कर दिए। उसमें फाउंटेन थे इतने अच्छे, जो म्यूज़िकली फाउंटेन जो हम कहते थे, वो भी इन्होंने तोड़ के बाहर निकाल दिए। यहाँ का जो प्रशासन है वो सरकार के दबाव में काम करता है, और उसके पास ही फूड डिस्पेंसरी है, उसके पास इतना अच्छा जगह बनी हुई थी, उसको नाला तोड़ के उस पर जंगल लगा दिए। आने वाला जो पर्यटक है वो कैसे जाएगा? नाले वो टूट रहे हैं और ना ही ड्रेनेज सिस्टम सही है। यहाँ आए दिन यहाँ गंदगी बाहर आ जाती है, पानी पड़ा रहता है सड़कों पे, कोई प्रशासन ध्यान देता नहीं है, सब सरकार के दबाव में काम करते हैं। और जूनागढ़ के सामने डूंगर सिंह जी की मूर्ति है, उसके अंदर इतना अच्छा पार्क बना रखा था, आप देखें पुराने पार्क, उसको फोटो में तो इतना अच्छा पार्क था, वो सारा उधार दिया इन्होंने, और ना उसका कोई विकास कर रहे हैं, उसका ताला लगा के बस उसको बंद करके रखा है इन्होंने। मैं ये कहना चाहता हूँ सर्वप्रथम कि बीकानेर का व्यवस्थित विकास आज तक नहीं हुआ। उसका कारण कहीं ना कहीं जो मजबूत राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलना है। एक दो नेताओं को छोड़ के अगर देखा जाए तो किसी भी नेता ने इस क्षेत्र के मजबूत राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में उभरे नहीं हैं। और जो विकास करवाया गया है 2-4 नेताओं का के द्वारा ही करवाया गया है, बाकी उनका योगदान नहीं रहा, क्योंकि कई बार उनको अवसर नहीं मिला, कई बार वो जो नेता रहे लेकिन वो सत्ता में नहीं रहे। इस प्रकार से इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। और रेलवे फाटक की समस्या यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है, और विशेषकर कोर्ट गेट रेलवे फाटक है उससे जनता बहुत ही परेशान है। उसका जल्द से जल्द हल निकलना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं भी आप देखेंगे कि सबसे पहले बीकानेर की समस्याओं का नाम आएगा तो रेलवे फाटक की समस्याओं का नाम ही मुख्य रूप से आएगा। दूसरी बात आपने कही कि एयरपोर्ट के बारे में, एयरपोर्ट के
के काफ़ी प्रयास हुए, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली। और बीकानेर में एयरपोर्ट जो है, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति से कह लीजिए या बीकानेर में इनके ये भी समस्या है कि यहाँ पे पर्याप्त जो सवारी नहीं होने के कारण, यात्री भार नहीं होने के कारण भी हवाई जो है एयरपोर्ट जो है वो यहाँ बीकानेर में नहीं बना। अगर ये समस्याएं दोनों हल होती है तो बीकानेर के विकास में बहुत ही अच्छा रहेगा और बीकानेर का विकास आगे बहुत होगा। यहाँ के एयरपोर्ट को डेवलप किया जाए, रेलवे फाटक और ट्रैफिक की समस्या को समाधान किया जाए और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए यहाँ कुछ योजनाएं लाई जाए जिससे इस बीकानेर का विकास हो सके। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पूर्ण रूप से पानी और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराया जाए ताकि यहाँ का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो बढ़ सके और यहाँ का मार्केट ग्रोथ है, यहाँ का लोगों की जीडीपी है वो बढ़ सके। इंदिरा गांधी नहर की बात आई तो हम आपको बता दें कि महाराजा गंगा सिंह जी इस रेगिस्तान के इलाके में गंग नहर लेकर आए थे और गंग नहर ने इस रेगिस्तानी इलाके को हरा भरा कर दिया। इन साहब का ये कहना था कि अब जो इंदिरा गांधी नहर है उस पर भी काम होना चाहिए और उसको और ज़्यादा डेवलप किया जाना चाहिए ताकि पानी की समस्या हल हो सके। जी, आप नौजवान हैं, हमारे पास नौजवान भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। जी, एजुकेशन और रोज़गार के एतबार से क्या होना चाहिए? एजुकेशन का तो ऐसा है, मैं खुद इसी भी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और बहुत टाइम से कम 1 साल हो गया हमारी क्लासेस बिल्कुल भी नहीं लगती और कॉलेज की हालात भी बहुत ख़राब है। जगह जगह दीवारें टूटी हुई है, ना डेवलपमेंट हो रहा है कॉलेज का किसी भी तरह से, ना इस क्लासेस लगती है रेगुलरली। और जहाँ तक बात करें कॉलेज एजुकेशन सिस्टम की, बहुत बुरा है बीकानेर का एजुकेशन सिस्टम। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाए जिससे आने वाला युवा है वो एजुकेटेड हो और बीकानेर को और भी ऊपर लेवल तक लेके जाए, विकास हो बीकानेर का। बस यही चाहता हूँ मैं। इंडस्ट्री डेवलप हो, एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़े और दूसरे भी काम हो। आप युवा हैं, क्या कहेंगे नई सरकार से? नई सरकार से यही गुजारिश है कि जो कि बीकानेर में आप देखते होंगे कि बहुत से टूरिज़्म प्लेसेस हैं। अभी जैसे जूनागढ़ है, हम जूनागढ़ के सामने ही खड़े हैं, तो आप इधर आसपास में देख सकते हैं नाले बहुत टूटे हुए हैं। इनके ऊपर टूरिज़्म को लेके बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है बीकानेर की छाया को लेके। और बहुत सी ऐसी जगह है जिसके अंदर ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो रखा, उनको थोड़ा सुधारने की कोशिश करें और जो एजुकेशन सिस्टम है उसको थोड़ा करें। जैसे अभी MGSU है, वहाँ पे मैं गया था तो किसी भी चीज़ को लेके मेरा समाधान नहीं हुआ, मेरे को इधर से उधर चक्कर निकालने पड़े। तो यही बोलूँगा कि एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा स्टैंडर्ड करे और ज़्यादा से ज़्यादा सुधारे इस चीज़ को, जिससे बीकानेर में बड़ी बड़ी कंपनीज आए और एक नई कंपनी इधर भी खुले। कुछ जो एजुकेशन सिस्टम वो अच्छा होना चाहिए, नई कंपनीज यहाँ हो, उनके ऑफिसेज हों और बीकानेर में रोज़गार के अवसर बढ़े। ये कहना था इस नौजवान का। जी, आप क्या करते हैं? आप? हम ऑटो चलाते हैं। जी, तो नई सरकार से क्या कहना चाहिए, क्या होना चाहिए? हम नई सरकार से ये चाहते हैं कि अच्छा विकास हो, अच्छी कॉलेज हों और अपने जो बीकानेर के बच्चे हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़े, वो अपने घर में पढ़े, अच्छी कॉलेज हों। हम सरकार से ये चाहते हैं क्योंकि यहाँ के बीकानेर के बच्चे हैं वो बाहर तक जाते हैं, कोटा, जयपुर, दिल्ली, बेंगलोर, बम्बई। तो हमारे बच्चे यहाँ हो तो अच्छी बात होगी। जो रोज़ाना जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? रोजाना जैसे मजदूरी करने वाले हैं उनके लिए विकास होना चाहिए, रोज़गार होना चाहिए, नई कोई फैक्ट्री होना चाहिए क्या उसमें हम लोग काम कर सकें। ठीक है, क्योंकि हम तो ऑटो चलाते हैं, 200-300 रुपये रोज़ होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि रोज़गार बहुत ज़्यादा हो गया है, ऑटो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, जिसको चाहे वो ऑटो ही चला रहा है। ठीक है, दूसरा कोई काम है नहीं। क्योंकि हम भी 25 साल से ऑटो चला रहे हैं और उसमें हमने कहीं पे भी एक कमरा नहीं बनाया। ठीक है, क्योंकि इस कमाई से क्या होगा? ऑटो चलाकर अपना पेट भरते हैं, 200-300 रुपये कमाते हैं, इस कमाई से क्या होगा? इनका ये कहना है। रोज़गार के अवसर बढ़ने चाहिए, डेवलपमेंट रोज़गार में भी होना चाहिए। स्टूडेंट के लिए पहले तो हमारे प्रॉपर परीक्षा एग्ज़ाम सब होने चाहिए। मेन बात, राजस्थान के अंदर जो भी परीक्षा होती है वो लीक हो जाती है पहले ही, तो उसके अंदर फिर राजस्थान के अंदर भर्ती देने का हमारा तो कोई मन नहीं करता। हमारे तो वही है मेन।
बहरहाल पेपर लीक की बात यहाँ भी आई है कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये बहुत सही बात कही इस स्टूडेंट ने। और हम आखिर में हम बात करते हैं राजेंद्र जोशी जी से। राजेंद्र जी, ये तमाम बातें जो सामने आई हैं, ये कमी कहाँ रही है बीकानेर में? देखिए, सबसे बड़ी कमी तो ये है कि स्थानीय लेवल पर अगर हम देखें तो कार्य योजना किसी भी शहर की बननी चाहिए। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि फरमान आएगा और हम झाड़ू लगाएंगे। हम बीकानेर बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, कल्चरल दृष्टि से बड़ा जरूर है, लेकिन 15 किलोमीटर में पूरा शहर फैला हुआ है और 15 किलोमीटर शहर को विकसित करने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त साधन है सरकार के पास, लेकिन उन साधनों का तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। आज जैसे सड़क बनना है, नाली बननी है, साफ सफाई होना है, इन सारी चीज़ें सरकार के पास उपलब्ध हैं, लेकिन इसको शहर को अपना शहर मानना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को भी खुद का शहर मानना पड़ेगा और शासन प्रशासन को केवल ये काम नहीं कि ये कर दें वो कर दें। इस शहर को, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, लोकतंत्र में राजतंत्र के बाद एक भी टूरिस्ट पॉइंट बीकानेर में नहीं बना। ये नहीं सरकार से मेरी काफ़ी लंबे समय से मांग है, एक भी टूरिस्ट पॉइंट बता दीजिए। ये जितने भी टूरिस्ट पॉइंट हैं राजतंत्र के समय के हैं। तो जिस तरह अभी आपने नहर की बात की, नहर को लेकर के अच्छे टूरिस्ट पॉइंट बन सकते हैं। यहाँ कोलायत को जो बड़ी झील है उसको डेवलप किया जा सकता है, कौडमदेसर की झील को डेवलप किया जा सकता है। ये कमी कहाँ रही? ये कमी कार्य योजना की है और इच्छा शक्ति की है। और मैं आपके एनडीटीवी के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये उम्मीद करता हूँ कि पूरे बीकानेर शहर की और जिले की एक रोड मैप बन करके और कार्य योजना बने, तो नई सरकार से हमारी यही उम्मीद है। पूरे शहर का रोड मैप बने, नई कार्य योजना बने, तब बीकानेर का डेवलपमेंट होगा। बीकानेर 534 साल पुराना शहर है। राव बीकाजी ने इस शहर को बसाया। राव बीकाजी के बाद जितने भी उनके उत्तराधिकारी आए, उन्होंने सबने बीकानेर को एक ख्वाब के रूप में देखा और इस ख्वाब को साकार करने में अपनी मेहनत की लगाई। बीकानेर की मिट्टी वो है जो पूरी दुनिया को पैगाम देती है प्यार का, मोहब्बत का, अमन का, भाईचारे का। लेकिन जब मॉडर्न डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो बीकानेर बहुत बड़ा शहर होते हुए भी, डिविज़नल हेडक्वार्टर होते हुए भी बीकानेर कहीं ना कहीं से अनडेवलप नज़र आता है, पिछड़ा नज़र आता है, बैकवर्ड नज़र आता है। आवाम का यही कहना है कि इच्छा शक्ति बीकानेर के लोगों में भी हो। इसके अलावा सरकार भी बीकानेर पर तवज्जो दे, क्योंकि बीकानेर वो शहर है, हमने पहले भी अर्ज़ किया कि प्यार और मोहब्बत का पैगाम दे। पर हमें मरहूम अज़ीज़ आज़ाद साहब याद आ जाते हैं, जो ये कहकर गए कि तुम ज़रा प्यार की राहों से गुज़र कर देखो, अपने मुर्दार ज़मीरों से निकल कर देखो, मेरा दावा है सब जहर उतर जाएगा, सिर्फ एक बार मेरे शहर में रह कर देखो। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन मोहम्मद ज़ुबैर के साथ डॉक्टर नासिर ज़ैदी, बीकानेर।